यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम फिर से अपनी जो मैथ की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, मैथ के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। चलिए डिटेल में हम क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन इसमें करते जा रहे हैं, जिससे हमारी जो तैयारी है वो और अच्छी आपकी हो सके। तो पहला क्वेश्चन आता है आज का कि 15 से 30 तक 5 के गुणजों का योगफल प्लस 24 यानी 24 है, और 40 का जो HCF है वो माइनस सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी गई है कि वो बराबर है। तो वो बराबर किसके है ये आपको बताना है। तो कैसे, देखिए सबसे 15 से 30 तक, 15 से क्या बोला गया है कि 15 से 30 तक के 5 के जो गुणजों का जो योगफल है वो कितना आया, 24 आ रहा है। प्लस के क्या आ रहा है, 24 आपका आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम निकालते हैं गुणजों का योगफल तो ये हो जाएगा 15 प्लस 24, 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 90 आपका आ जाएगा। इसके बाद आता है 24 और 40 का HCF। 24 और 40 का, 24 हो गया और 40 का अगर हम HCF निकालते हैं तो ये आ जाएगा 8। कितना आया, HCF आता है 8। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या अब क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी होती है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य क्या है, 2 आपकी हो जाएगी। अब है कि 15 से 30 तक, 15 से 30 तक तो जो है 15 से 30 तक 5 के जो गुणज है उनका जो योगफल बताया है कितना, प्लस के 24 और 40 का HCF। इसमें से माइनस करना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपने देख ली। अब हमें क्या, यानी 15 से, या आपका 15 से 30 तक का कितना आया, ये आपका आता है 90। कितना आया, 90 आपका आया। फिर है कि जो 24 और 40 का जो HCF है उसे क्या करना है, जोड़ना है। इसमें ये आपका हो जाएगा 90 आपका था। इसके बाद हमारा जो HCF आया है 8 आपका आया है, और अभाज्य संख्या को इसमें से माइनस करते हैं, तो माइनस कर देते हैं 2। तो कितना आएगा, 90 में से, देखिए ये आपका 8 में से 2 गए, कितना बचेगा, 6 आपका। और 90 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 96 आपका आएगा। तो आंसर क्या आया, 96, 96 इसका राइट आंसर होगा। अब आप ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन सी में आपको 96 दिखाया है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है कि 6 प्लस 0.6 प्लस 0.06 प्लस 0.006 में क्या जोड़ा जाए कि संख्या 7 प्राप्त हो। जो संख्या मिले हमें, जो नंबर मिले वो 7 मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए, 7 प्राप्त हो। तो इसमें है जो 7 आपको प्राप्त हो, तो हमने मान लिया कि जो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मान लिया कि व्यंजक में जो हमने जोड़े जाने वाली संख्या क्या है, x आपकी, यानी व्यंजक में हमने सपोज कर लिया कि जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि व्यंजक, सपोज करा कि माना व्यंजक में जो जोड़े जाने वाली जो संख्या है, जोड़ी जाने वाली जो संख्या है वो हमने 7 हमने मान लिया, सपोज कर लिया। जैसे हमें पार्टी में जाना है, ये हमने सपोज कर लिया कि पार्टी में जाकर वहाँ पर कि ये करना है। तो इसी तरह यहाँ पे हमने सपोज कर लिया कि ये हो जाएगा आपका x। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं, संख्या आपको दी गई है पर्सन के अकॉर्डिंग 6 प्लस 0.6 प्लस 0.06 प्लस 0.006 प्लस x और इज इक्वल टू में आपका 7 आपको दिया गया, 7 हमने ले लिया। अब करेगी कि x के बराबर यानी 7 में आपका इधर है ये, तो अगर ये संख्या सारी जाएगी तो ये क्या जाएगी, माइनस में आपकी हो जाएगी। तो इन्हें जोड़ने के बाद आपका आता है 6.666, ये आपका आया। तो x इज इक्वल टू आपका x के बराबर आता है 0.334, ये आपका आंसर होगा। तो ये x के बराबर आता है 0.334 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी 0.334 करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3
क्वेश्चन थर्ड है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग। 5 जो क्रमागत जो सम संख्या होती है यानी इवन नंबर आपका होता है, जैसे 2 4 6 आपका होता है, तो इवन संख्या का जो सम संख्या होती है आपकी इवन होती है, जैसे 2 4 6 आपका होता है, तो ये इसका योगफल जो आया, इसका जो योगफल है वो कितना दिया गया, 60 आपका दिया गया। अगली दो सम संख्या भी इसमें जोड़ दी जाए, अगर अगली जो यानी 60 के बाद यानी जो इनका योगफल अगर इससे आगे हमने तो दो संख्या है उन्हें भी इसमें जोड़ दे तो योगफल क्या होगा। फिर पूछा गया कि योगफल क्या होगा, तो ये आपसे पूछा गया। इवन नंबर आपको पता ही चल गया यानी 2 4 6 8 आपका होता है। तो अब देखते हैं कि 60 में कितना जोड़ा जाए, यानी अगली जो दो संख्या होगी वो कौन सी संख्या होगी, उसके साथ साथ जो इसका योगफल आएगा वो कितना आएगा। तो हमने मान लिया कि यानी 5 क्रमागत संख्या हम सपोज करते हैं, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने सपोज कर लिया कि सबसे पहले 5 क्रमागत संख्या यानी एक हमने x हो गई, दूसरी हमारी x+2 हो गई, तीसरी x+3 हो जाएगी, चौथी है अब हमारी, चलिए इसमें हम जो सपोज करेंगे ये करेंगे कि x एक संख्या x, दूसरी x+2, तीसरी x+3, चौथी x+4। फिर हमें कितनी चुननी है, ओ सॉरी इसमें इवन है, यानी इसमें 5 क्रमागत सम संख्या इसमें पूछी गई इवन नंबर, तो इवन नंबर को इसमें करना है हमें काउंट कि जैसे 2 4 6 8 आपका होता है, तो x लिया, इसके बाद हमने x+2 लिया, देन हम ले गए इवन ले ली है तो x+4 आ जाएगा, इसके बाद आएगा x+6 और इसके लास्ट में यानी 5 संख्या लेनी है x+8, ये आपका हो जाएगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसे जोड़ के देख लेंगे कि इसका जो योगफल है वो कितना आएगा। तो जब हम इसको जोड़ेंगे x+2 x+4 प्लस x+6 प्लस x+8, तो इसको जोड़ने के बाद कितना आता है हमारा, ये बराबर में यानी योगफल इसका 60 आपका दिया गया है। तो अब इसे जोड़ने के बाद देखिए हमारा क्या आएगा, 8 और 6 नंबर एक जगह कर लेते हैं, 8 और 6 14, 14 और 4 14 4 18, 18 और 2 20, तो x या हमारे x कितने हुए 1 2 3 4 5 तो x हो जाएगी हमारे प्लस में 20, अंकों का योग कितना है 20 आपका आता है, बराबर 60 आपका हो जाएगा इज इक्वल टू। देन अगर इसको सोल्व करते हैं हम, सोल्व करने के बाद ये आपका जो 20 है इधर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x बराबर 60 माइनस 20, तो 60 माइनस 20 कितना हो जाएगा 40 आपका हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 40/5, तो 40/5 आपका 580 से सोल्व करने के बाद आएगा, ये सोल्व करने के बाद 8 आपका आ जाएगा, कितना 8 आपका आएगा, तो 8 आ गया। अब पूछा गया है जो 5 क्रमागत जो सम संख्या है वो, तो 5 क्रमागत सम संख्या कौन सी आपकी होगी, इसमें हो जाएगी आपकी 5, अगर 5 लगाए तो इसमें जो 5 आएगी इस पहले 8 हो जाएगी, 8 से स्टार्टिंग करते 8 होगी, 10 होगी, 12 हो जाएगी, 14 और 16 आपकी होगी, ये आपकी आ जाएगी, आ गई। इसके बाद जो अगली दो संख्या होगी वो कौन सी होगी, तो 16 के बाद आपका 18 आएगा और 18 के बाद 20, तो 20 18 और 20 आपकी हो जाएगी। तो अब क्या करना है आपको, जो 60 आपका योग आया था, तो 60 योग आया था, इसमें हमें क्या जोड़ना है 18 और 20 को इसमें जोड़ देना है, तो 18 और 20 को जब इसमें जोड़ देंगे तो आंसर आएगा आपका 98, कितना आएगा 98। तो अब आपको देख लेना है 98 कौन से ऑप्शन में है, वही आपका राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है ऑप्शन डी, 98 इसका योग आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्केल है, पेंसिल है तथा रबड़, जैसे आपका फीटी होती है, स्केल आपकी है, पेंसिल होती है, रबड़ आपकी है, तो क्रम से 6 10 तथा 12 के पैकेटों में उपलब्ध है। यदि कोई दुकानदार, कोई भी शॉपकीपर होता है, वो तीनों वस्तु समान संख्या में खरीदना चाहता है, यानी तीनों जो वस्तुएं हैं तीनों वस्तुओं को समान संख्या में, यानी एक ही, यानी इनका जो रेट हो समान संख्या में, वो इनको खरीदना चाहता है, जितनी भी यानी संख्या है उसमें वो खरीदना चाहता है, जितनी यानी 4 लेना चाहता है, तीनों 4 का एक पैकेट लेना चाहता है, तो इसी तरह वो समान संख्या में खरीदना चाहता है, तो उसे स्केल, पेंसिल तथा रबड़ के क्रम से कम कितने पैकेट खरीदने होंगे। तो उसने पैकेट पूछा है कि उसे कितने खरीदने होंगे, तो अगर वो सेम संख्या में उनको खरीदना चाहता है, तो चलिए इसे निकालते हैं। इसे सोल्व करने के बाद सबसे पहले हमें जो 6 10 12 है उसका हमें एलसीएम लेना है, तो 6 10 और 12 का अगर हम लैश लेते हैं, एलसीएम लेंगे,
तो एलसीएम लेने के बाद ये आपका आ जाएगा 60। 60 आपका हो गया। तो स्केल के पैकेटों की संख्या, सबसे पहले हमें स्केल के जो पैकेट है उनकी संख्या निकालेंगे। तो स्केल के पैकेटों की संख्या, तो स्केल पैकेट की संख्या अगर निकालते हैं, स्केल पैकेट की संख्या वो कितनी हो जाएगी 60/6। 60/6 आपकी हो गई, तो ये आ जाएगा 10। अब निकालेंगे स्केल के बाद पेंसिल, अगली क्या है पेंसिल आपकी हो जाएगी। पेंसिल पैकेट की संख्या, तो ये हो जाएगी पेंसिल के पैकेट जो है वो आपके 10 है, तो ये हो जाएगा 6 आपका आ जाएगा। अब आता है जो रबड़ आपके है, तो रबड़ के पैकेटों की अगर हम संख्या निकालते हैं तो ये हो जाएगी आपकी, रबड़ के पैकेट कितने हैं 12, तो 60/12, तो 12 पंजे 60, ये 5 आपका आ जाएगा। तो इस तरह आपका आ गया। तो कितने, तो इसमें जो लैश है आपका, तो इसमें जो संख्या आपको देखनी है कि 10, 6 और 5, यानी स्केल के पैकेट कितने लेने हैं 10 लेने हैं, पेंसिल के 6 लेने हैं और रबड़ के 5 आपको लेने हैं। तो 10, 6, 5 आपको जो सा ऑप्शन में दिख रहा है वही आपका राइट होगा। तो ये आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है, ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर आपका है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है कि शिवानी को एक परीक्षा में प्रथम आने पर उसकी, यानी जब आप स्कूल में फर्स्ट आते थे तो फर्स्ट आने पर बोला गया कि जो उसकी माँ है, उसकी जो मदर है, उसने उसे 300 रुपये दिए। जैसे आप जब फर्स्ट आते हो क्लास में आपके पेरेंट्स भी कुछ ना कुछ आपको देते हैं, तो उसी तरह शिवानी की माँ ने भी उसके फर्स्ट आने पर उसे 300 रुपये दिए। उसने उस धनराशि को, जो उसे पैसे मिले 300 रुपये, उसे 1/4 अपने भाई को दे दिया। यानी 300 का जो 1/4 है वो उसने अपना जो भाई है, ब्रदर है, उसको दे दिया। बची हुई राशि का 1/3 बची, जो राशि उसमें से बची उसमें से फिर उसने 1/3 जो है आप उसकी जो छोटी बहन है उसको भी दे दिया, तथा बची हुई धनराशि अपने लिए रख ली। फिर उसका जो बचा हुआ पार्ट था वो उसने अपने पास रख लिया। तो शिवानी ने कितने धनराशि यानी रुपए में आपको बतानी है अपने लिए रखी, तो उसके पास कितने रुपए बचे ये इसमें पूछा गया। जब उसने अपने भाई को दे दिया 1/3, 1/4 जो हिस्सा था अपने भाई को दे दिया, फिर 1/4 जब निकालने के बाद उसके पास जो पैसा बचता है उसमें से उसने 1/3 अपनी छोटी बहन को दे दिया। अब पूछा गया है कि उसके पास जो पैसे बचे वो कितने पैसे जो शिवानी है उसने अपने पास रख लिए हैं। तो सबसे पहले कि शिवानी को कितने रुपए मिले 300 रुपये मिले थे, तो शिवानी के पास जो पैसे थे वो 300 थे। अब है कि शिवानी का भाई, यानी सबसे पहले आता है शिवानी के पास जो धनराशि है, तो शिवानी के पास जो पैसे थे वो थे 300 रुपये, ठीक है। इसके बाद जो उसका भाई था, शिवानी के भाई को उसने किसने दिया, यानी अपने भाई को, तो भाई को उसने कितने दिए, शिवानी भाई तो उसने दिया 300, ये हो जाएगा आपका 300 गुना 1/4, यानी 300 का 1/4 दिया। तो इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 75, ये आपका आएगा कितना, यानी इसको सोल्व करने के बाद आपका आता है 75, कितना 75 रुपये। अब उसके पास कितने रुपए बचे, यानी 300 में से, यानी शेष, यानी अब उसके पास जो शेष बचता है 300 में से उसने माइनस करना है 75, तो कितने बचता है 225 रुपये उसके पास बचे। कितने रुपए 225, ठीक है। इसका भी 225 का फिर उसने अपनी छोटी बहन को दे दिया, तो 225 का 1/3 क्या होगा, तो 1/3 अब इसका निकाल लेंगे, वो बचता है 1/3 जब निकाल लेंगे ये भी आपका 75, कितने रुपए दिया उसने 75 रुपये उसको देती है। तो उसके पास फिर आपको निकालना है 225 में से, ये आपका हो जाएगा, जब 225 में से 75 चले गए तो कितने रुपए बचे 150 रुपये। तो जो शिवानी है अब उसके पास जो अमाउंट बचा वो 150 रुपये बचता है, तो 150 रुपये कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, यानी 150 इसका राइट आंसर होगा, 150 राइट आंसर होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है कि राघव निम्नलिखित वस्तुएं खरीदना चाहता है, मूल्य तथा वांछित मात्राएं नीचे दी गई है। जैसे वस्तु आपका दिया गया, फिर उसका मूल्य दिया गया और मूल्य की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो भी साथ साथ दी गई है। जैसे दूध होता है, दूध का जो मूल्य है वो 50 लीटर आपका है, 50 रुपये प्रति लीटर है, उसने क्या 1 लीटर दूध ले लिया। फिर दही है, दही 80 रुपये किलो आपकी है, दही कितने रुपए किलो 80 रुपये, तो उसने 250 ग्राम ली है। आम है 60 रुपये किलो, उसने जो लिया है आधा किलो लिया है। और केले 4 रुपये आपका है, तो इसने केले जो है वो 1.5 दर्जन, इसने आधा दर्जन इसमें केले लिए हैं। तो इसमें निकालना, यदि उसके पास 190 है तो निम्न कथनों में से कौन सा सही होगा। तो कथन में से पूछा गया है कि कौन सा जो है सही आपका हो गया। तो चलिए अब इसे सोल्व करते, आगे आपको कथन दिए गए हैं
कि उसके पास अपनी ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए यथार्थ रूप से पूरी धनराशि है, पूरी जो है वो धनराशि है। पहले इसे सोल्व कर लेते हैं, देन हम इसका जो आंसर है वो हम देंगे। तो सबसे पहले इसमें कर लेते हैं, तो इसे सोल्व अगर हम करते हैं, ये आपका दिया गया है, सोल्व कर लेते हैं, देन हम इसके जो आंसर ऑप्शन है वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो दूध था, इसमें जो दूध है 1 लीटर है आपका 50 रुपये का, तो उसने 50 रुपये आपका हो जाएगा, ये 50 रुपये का उसने दूध खरीद लिया, तो दूध हो जाएगा 50 रुपये का। ठीक है, उसके बाद आती है दही। तो दही जो है, दही है 80 रुपये की किलो, तो 250 ग्राम जो दही होगी वो कितने की होगी, वो हो जाएगी, सिंपल सा इसे आप नोट कर लेंगे 20 रुपये की। कितने रुपए की? 20 रुपये की आपकी हो जाएगी। फिर है तो आम जो है वो 60 रुपये किलो है, और उसने किसने लिए, जो आम है वो 60 रुपये किलो आपके हैं। उसने लिया है ये आपका, सॉरी, ये आपका 1/2 आपका है, और यहाँ पर यह आपका 1/2 ही है, यहाँ पर आपका 1/2 आपका लिखा है। तो जो आम है उसने 1.5 किलो लिए है। कितने लिए हैं? 1.5 किलो उसने लिए हैं, तो 60 के तो 1 किलो हो गए। 60 के आपके सिंपल इसमें आपको शॉर्ट करना है कि 60 रुपये के उसके 1 किलो होते हैं, और तो आधी किलो इसमें और ऐड करने हैं, तो 30 रुपये के हो गए, तो 60 और 30 किसने हो जाएंगे? 90 रुपये आपके हो जाएंगे। इसके बाद है केले है 4 रुपये प्रत्येक, तो केले जो है 4 रुपये का आपका एक है, तो उसने कितने, आधे दर्जन उसने केले लिए हैं, आधे की दर्जन, तो 4 की गुना कर देंगे हम 6 से, क्योंकि एक दर्जन में 12 केले होते हैं, तो 12 के आधे 6 होते हैं, तो 6 केले उसने खरीदे हैं, तो 6 चौक 24। तो इसमें अब आपको टोटल कर लेना है, जैसे 50, 20, 90 और 24, टोटल कितने रुपए उसके पास है। तो टोटल आप लिख कर लियो कि इसमें जो 90 है ये आपका 24 है, तो 90 है, सिंपल 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 2 18, यानी 184 रुपये उसके पास है। कितने रुपए है? 184 रुपये का सामान हो जाएगा, और उसके पास पैसे कितने हैं? 190 रुपये उसके हैं। 100 यानी 6 रुपये उसके पास शेष बचता है। चलिए अब देखते हैं आगे। 6 रुपये उसके पास बचते हैं कि उसके पास अपनी ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए यथार्थ रूप से पूरी धनराशि है, रोंग, यानी उसके पास 6 रुपये एक्स्ट्रा है। अब आता है सेकंड, उसके पास रुपये 6 कम पड़ रहे हैं, ये भी रोंग हो जाएगी, क्योंकि 6 रुपये उसके पास एक्स्ट्रा थे। 194, उसके पास कितने रुपए थे? उसके पास जो रुपए थे 190 थे, और 194 रुपये का उसका सामान आया था, तो उसके पास पर्याप्त धनराशि है जिसमें वह 75 ग्राम दही और खरीद सकती है। बिल्कुल सही है, यानी 75 ग्राम जो दही है वो उससे खरीद सकती है। अब आपका उसके पास रुपये 4 शेष बचेंगे, रोंग, ये आपका, यानी उसके पास जो दही के यानी 75 ग्राम दही वो जो है वो दोबारा और खरीद सकती है, यानी 80 रुपये किलो आपकी दही थी, और 80/1000 आपका हो जाएगा। और कितनी दही खरीदनी है? 75 ग्राम, तो 75 ग्राम जो दही होगी वो कितने रुपए की आप कर लो, सोल्व करने के बाद ये आती है 6 रुपये की, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है। तो जो कथन आपको दी गई है, जो स्टेटमेंट आपको दी गई है, इनमें से सत्य स्टेटमेंट या ट्रू स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो सबसे पहले है कि 3 समकोण जो है वो 300 डिग्री के हो गए, रोंग। फिर है 3 सही 1/2 जो राइट एंगल्स होते हैं, जो सम एंगल्स होते हैं वो 315 डिग्री के हो गए, बिल्कुल सही आपका है। कैसे हो गए? यानी 315 डिग्री के आपके कैसे होते हैं देखिए, और 300 डिग्री के आपके क्यों नहीं हो गए, यानी ये आप लगा लिए 3 गुना 90, यानी एक राइट एंगल्स कितने का होता है? 90 का आपका होता है, 90 डिग्री का, तो 9 3 27, 270 डिग्री आपका हो जाएगा, जो इक्वल नहीं, यानी इज नॉट इक्वल टू 300, यानी ये 300 के इक्वल आपका नहीं होता, तो ऐसा इसलिए हो रहा है। फिर आपका आता है 315, तो 3 अब आप निकाल लीजिए, जो 3 कोण आपके आए, यानी 270 के आपके हैं, 3 राइट एंगल्स 270 के आपके बैठे 270 डिग्री के। इसमें आपने जो है, यानी इसमें 1/2, यानी जो है आधा आपने और जोड़ दिया, यानी 90 का आधा कितना होता है? 90 का आधा आपका होगा 45 डिग्री, तो 90 में आधा हमने इसमें जोड़ दिया 45 डिग्री, तो ये कितना बैठता है? 315 डिग्री आपका बैठेगा। और क्वेश्चन क्या, यानी इसमें 3 सही 1/2 समकोण इसमें पूछा गया है जो 315 डिग्री के हो गए, बिल्कुल सही आपका है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
गया। और जैसे ये आपका सेकंड है, ये आपका दिया गया कि दो समकोण 190 है, ये आपका 180 डिग्री के हो गए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। चौथा है दो सही 1/2 समकोण 215 डिग्री के हो गए। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि दो समकोण 180 के है, प्लस में इसमें हमने 45 जोड़ दिया, तो 180 और 45 कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 225 या 20 और 20 40, ये आपका हो गया 200 220, हाँ 225 डिग्री का आपका होता है, जो आपका इक्वल नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से कौन सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ नहीं हो सकती? जो लंबाइयाँ नहीं होगी वो आपसे पूछा गया है। पहला है इसमें जो लंबाई नहीं होगी, समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई नहीं होगी, तो इसके जो ऑप्शन आपको देंगे इसकी हम जांच करेंगे। इसको जांच करेंगे कैसे? जो लंबाई आपका, तो समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा क्या है? आपकी कर्ण होती है, और कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं जैसे लंब तथा आधार आपका होता है, उसके वर्गों के योगफल के वो बराबर होना चाहिए। अब आता है विकल्पों की जगह जो ऑप्शन है उसकी अगर हम जांच करते हैं, सबसे पहले आपका दिया गया 15 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर जब हम करेंगे, ये है 17, तो 17 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 15 का स्क्वायर। कितने का? 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 17 का जब स्क्वायर करा तो कितना है? 289, तो बराबर आएगा 15 का स्क्वायर करेंगे 225 प्लस 8 × 64, ये आपका हो जाएगा, तो 289 इज इक्वल टू 289, ये आपका समकोण त्रिभुज होगा। ये क्या है? समकोण त्रिभुज आपका आया। अब दूसरा, अगर हम दूसरे की जांच करते हैं, बी वाला है आपका, ये हमने हो गया 10 का स्क्वायर हमने करा सेकंड में, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर करते हैं बराबर, तो 10 का स्क्वायर में आपका आता है 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस है आपका 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा? 100 आपका आएगा। इसके बाद 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 आएगा, 8 का करेंगे तो 64 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका हो जाएगा 36 और 64 को जब जोड़ेंगे तो 100 आपका आएगा। कितना आएगा? 100 आपका आता है। फिर आपका तीसरे वाला है 4, 5 और 6 आपका दिया गया है, तो 6 हमने ले लिया, सबसे बड़ी आपको लेफ्ट हैंड साइड आपको रखनी होती है, तो 6 का स्क्वायर आपका हो जाएगा, तो 6 स्क्वायर हो गया। इसके बाद हमने ले लिया 5 का स्क्वायर करेंगे, देन हम 4 का स्क्वायर इसमें करेंगे, तो 4 का स्क्वायर किया तो 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 आता है, 6 छंग 36 होता है। 5 का करेंगे 25 आएगा, 4 का करेंगे 16 आएगा, और 25 और 16 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आता है? 41 आपका आता है, जो इक्वल, ये आपका इज नॉट इक्वल, ये आपका 36 के बराबर नहीं है। इसके बाद आता है चौथे नंबर पर आपका 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर आपको दिया गया है, तो 13 का जब हम स्क्वायर करेंगे, सबसे पहले हमें 13 का जब स्क्वायर करेंगे, इसके बाद है 12, 13 स्क्वायर आपका हो जाएगा, ये हो गया 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर हमको करना है, और 5 का 12 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर जब करेंगे तो 13 का स्क्वायर जो होता है वो 169 आपका हो जाएगा, इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 आपका हो गया, 12 और फिर आपका आता है 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आपका आएगा, और 144 और 25 को जब हम जोड़ेंगे, 144 और 25 को जोड़ने के बाद हमारा जो आंसर आता है वो 169 ही आपका आएगा। तो या आपका जो तीनों जगह आपका बराबर आपका आया हुआ है, पहले ऑप्शन में भी, दूसरे ऑप्शन में भी और चौथे ऑप्शन में। तीसरे ऑप्शन में आपका 41 आया जो इक्वल नहीं है, तो यही आपका सही होगा। तो जो नहीं हो सकती इसमें पूछा गया है, तो नहीं कौन सी है? ऑप्शन सी इसमें राइट होगा, 4, 5, 6 सेंटीमीटर वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ऑप्शन सी जो नहीं आपका है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है कि अंग्रेजी वर्णमाला के कितने बड़े अक्षरों में घूर्णन सममिति होती है? तो अंग्रेजी जो वर्णमाला आपकी है, तो जो लेटर होते हैं, तो इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेटिक आपके हैं, तो उसमें पूछा गया है अल्फ़ाबेट में कि कितने ऐसे जो बड़े लेटर होते हैं, जो कैपिटल आपके यानी बड़े आपके लिखे जाते हैं, कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, तो उसमें जो घूर्णन आपका है यानी रोटेशनल जो सिमेट्री है वो इसमें पूछी गई है कि कितने लेटर ऐसे होते हैं जिसमें जो घूर्णन होता है, जो आपका रोटेशनल सिमेट्री होती है, तो कितने की होगी? या इसमें ऑप्शन आपका दिया गया है कि कितने की होती है।
ये आपका जो ऑप्शन है इसमें गलत आपके दिए गए हैं। आपका क्या पूछा गया क्वेश्चन था कि अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षरों में घूर्णन सममिति होती है। तो घूर्णन सममिति आपको बताने की कितने में होगी, तो इसमें क्या देना है आपको, यानी इसमें जो घूर्णन सममिति का आपको बताना है कि इसके अंतर्गत आने वाली जो अंग्रेजी अक्षर आपके आता है तो कौन कौन से आपके आएंगे। तो इसमें जो आकृति आपकी आती है तो सबसे एक तो आपकी एच आ जाएगी, फिर आपकी आई आती है, एन आती है, ओ आती है, एस आती है, एक्स, वाई और जेड आपकी आती है। ये सारी की सारी यानी टोटल 7 आपकी आती है। कितनी आती है? 7 आपकी आती है। जो आपको देखिए यानी पूरी तरह से आप इसे घुमा लो, ये आपका ऐसे क्या एज इट इज आपका रहेगा। आई है, आई को आप किसी तरह आप रोटेट कर लो, ये आपका आई रहेगा। एन है, एन को आप कैसे भी आप रोटेट कर लो। ओ है, ओ को रोटेट कर लो, एस को रोटेट कर लो, एक्स को रोटेट कर लो, वाई को रोटेट कर लो या जेड को रोटेट आप कर सकते हो। तो इसमें कितने लेटर आए? 7 आपके आते हैं। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन से ऑप्शन में आपके 7 दिया गया है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा? ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। 7 इसमें आपके हो गए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है कि एक 12 सेंटीमीटर लंबी और 8 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार शीट के सभी कोनों से 3 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग काट लिए गए। इस प्रकार शेष बची शीट का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा गया है कि क्या होगा। तो क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसमें क्या होगा आपको बताना होगा कि क्या होगा। तो जो आयताकार शीट का जो क्षेत्रफल आपका होता है, तो इसमें चलिए एक जो पिक्चर हम इसमें ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपकी पिक्चर हो जाएगी। तो आयताकार हमें बनाना है, आयताकार इसमें बना लेते हैं। ये हो जाएगा। चलिए इसमें 3 सेंटीमीटर आपका ये हो गया, 3 यानी इसकी जो भुजा है वो 3 सेंटीमीटर आपकी रहेगी। 3 हो गई। इसके बाद इसी तरह इधर भी आपका हो गया 3 आपकी रहेगी। ये आपका हो गया, ये भी 3 आपकी हो गई। ये आपकी है 12 सेंटीमीटर। ये कितनी है? 12 सेंटीमीटर आपकी है। ये आपकी 8 होगी। यहाँ पर हो जाएगी 8। इधर भी आपकी 8 है, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये आपकी 12 है। तो अब आपको निकालना है यानी बची सीट का क्षेत्रफल, आपको जो शेष बची जो सीट है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आयताकार जो सीट है उसका क्षेत्रफल, आयताकार सीट का क्षेत्रफल, आयताकार सीट का क्षेत्रफल माइनस 4 गुना वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसमें से माइनस आपको कर देना है। तो अब आएगा यानी 12 है आपका, तो 12 गुना 8 माइनस के 4 गुना 3 स्क्वायर आपका हो जाएगा। देन आपका जो 12 8 96 आपका होता है, माइनस के 4 गुना 3 9 हो जाएगा। तो 96 यानी 9 चौक 36। तो 96 से जब 36 माइनस हो गए तो कितना आएगा? 60 आपका आएगा। 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन बी में आपको 60 दिख रहा है, ऑप्शन बी ही राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि रेलगाड़ी पी स्टेशन ए से 6:40 बजे चलती है और स्टेशन बी पर उसी दिन 21:30 पहुंचती है। तो रेलगाड़ी क्यू जो है वो स्टेशन ए से 19:10 बजे चलती है और अगले दिन 10:50 स्टेशन बी पर वो पहुंच जाती है। किस रेलगाड़ी ने अधिक समय और कितना अधिक समय जो लिया है वो आपको मिनटों या आपको मिनटों में आपको लेना है। क्या लेना है? मिनटों में आपको लेना है। तो चलिए अब इसको निकालते हैं कि जो रेलगाड़ी है वो पी के द्वारा जो समय लिया गया है, तो पी के जो रेलगाड़ी है तो पी का अगर हम निकालते हैं तो इसमें जो 21:30 आपका दिया गया, कितना? 21:30 आपका है। तो 21:30 PM आपका था। क्या था? PM। तो ये हो जाएगा, ये है आपका 6:40, 21:30। अब आता है ये कितने घंटे हो जाएंगे? ये हो गए 14 घंटे 50 मिनट, 14 घंटे 50 मिनट आपका हो गया। अब क्यू के द्वारा जो क्यू ने लिया टाइम वो कितना लिया कि 10:50 AM यानी सुबह के, और फिर हो गया 19:10 PM। तो इसमें जो टाइम लिया है वो कितना लिया है? 15 घंटे 40 मिनट का उसने टाइम लिया था।
अब जो अंतर इन दोनों में अंतर आपको देखना है, एक यानी 15 घंटे 40 मिनट में से आपको जो माइनस करना है 14 घंटे 50 मिनट आपको माइनस करना है। कितना आ जाएगा? यह आपका आ जाएगा 50 मिनट। तो जो अंतर आया, तो इसमें जो रेलगाड़ी क्यू के द्वारा 50 मिनट जो है वो अधिक ली गई है। तो कितने मिनट? 50 मिनट अधिक इसमें ली गई है। अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं में जो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया, यानी क्यू ने 50 मिनट एक्स्ट्रा लिया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंकित 400 मीटर लंबे एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ लगाता है। वह उसके प्रतिदिन 3 चक्कर लगाता है। वह एक सप्ताह में उस पथ पर कितनी दूरी किलोमीटर में तय करता है। तो किलोमीटर में आपको बताना है कि कितनी दूरी वो तय करेगा। तो अंकित जो है वो अंकित एक दिन में जो दूरी तय करता है वो कितनी, यानी 400 मीटर। तो 30 में आपका है कि जो अंकित जो है उसके द्वारा जो दूरी तय की गई है वो कितनी, यानी एक दिन की 400 मीटर आपकी है। तो 400 और कितने चक्कर लगाता है? प्रतिदिन वो 3 चक्कर लगाता है। तो ये हो जाएगा कितने मीटर? 1200 मीटर आपका हो गया। देन अगर इसको हम किलोमीटर में करते हैं तो ये आपका 1.2 किलोमीटर आपका हो जाएगा। अब एक सप्ताह का इसमें पूछा गया है कि एक सप्ताह में उस पथ पर उसने कितनी दूरी तय करता है। तो कितनी दूरी, यानी अगर हम 1 वीक का निकालते हैं, एक सप्ताह का अगर हम निकालेंगे तो एक सप्ताह का जब निकालेंगे तो इसमें 1.2 × 7 हम कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 8.4 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 8.4 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न पैटर्न में आगे क्या आएगा? तो ये पैटर्न आपको दिया गया, इसमें पूछा गया है कि जो नेक्स्ट आएगा वो क्या आएगा। तो जैसे आपको दिया गया 1A 14B 8 9C 27 16D 64। तो इसमें जो अगली संख्या होगी वो आपको बतानी है। तो अगली संख्या इसमें आपको बताने, जैसे यहाँ पर आपका है 1A 1 आपका दिया गया है, देन आपका 4B 8 आपका है, देन आपका 9C 27 और उसके बाद है 16D 64, ये आपका दिया गया है। तो अगली संख्या इसमें पूछी गई है कि नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या आएगा। तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं, ये आपका ए का स्क्वायर, यानी एक का जो स्क्वायर होगा एक ही आपका हो गया। फिर एक का जो यहाँ पर अगली जो संख्या आपकी है ये ए होगा, ए से बी आया, बी से सी आया और सी से आपका डी आ रहा है। तो इसमें +1 आपका ऐड होता जा रहा है, +1 यहाँ पर आपका ऐड हुआ है। तो अगली जो संख्या आएगी वो आएगी आपकी ई। नेक्स्ट क्या है? ई आपकी आ जाएगी। अब आता है इसके बाद तो ए 1 आपका है, 1 का स्क्वायर 1 आपका होगा। फिर आपका आता है इसमें 1 का, फिर यहाँ पर क्या 1 की क्यूब, 1 की यानी 1 की क्यूब करी, एक बार स्क्वायर है एक बार क्यूब आपका है। तो यहाँ पर क्या, फिर 2 का स्क्वायर करा, 2 का स्क्वायर करने के बाद यहाँ पर फिर आपका आया 2 की क्यूब, 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 आया, यहाँ पर 2 की क्यूब आपकी की तो 2 ये आपका हो जाएगा। अब आता है 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर किया तो 9 आपका आया। फिर हमने 3 की क्यूब कर दी, 3 की यहाँ पर क्यूब हुई तो कितना है? 27 आपका आता है। 4 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 16 आएगा। फिर यहाँ पर 4 की ही क्यूब अगर कर दी तो 4 की क्यूब करने पर 64 आपका आ जाएगा। अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है? 5 का स्क्वायर लेना है। तो 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आपका आएगा, 25 आ गया। और जो आपका 5 है, 5 की अगर क्यूब कर लेंगे तो 125 आपका आएगा। तो नेक्स्ट जो आपका आएगा ये आएगा 25 × 125। तो 25 × 125 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन सी ही राइट आंसर हो जाएगा। तो 25 × 125 इसका राइट आंसर है। तो अगला जो पैटर्न आने वाला है वो आपका आएगा 25 × 125, यह आपका ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14 कि एक विद्यालय में समूह ज्ञान, एक विद्यालय एक स्कूल है, उसमें जो समूह गान प्रतियोगिता में प्रस्तुत सबसे अच्छा गाना चुनने के लिए 540 विद्यार्थियों ने मतदान किया है, वोटिंग की है। तो प्राप्त मतों के आधार पर इन समूह गानों यानी ABC और D को एक पाई चार्ट के रूप में निरूपित किया गया, जिनके लिए वृत्त के केंद्र पर क्रमशः 120 डिग्री, 80 डिग्री, 70 डिग्री और 90 डिग्री के कोण बनते हैं। कितने विद्यार्थियों ने समूह गान जो B के लिए मत दिया? कल्पना आपको करनी है कि एक विद्यार्थी केवल एक समूह गान के लिए क्या देता है? मत देता है, वोट अपनी देता है। तो पाई चार्ट इसमें जो बना, इसमें आपका क्या है? 540 विद्यार्थी आपके हैं। कितने विद्यार्थी है? जो विद्यार्थी है वो 540 स्टूडेंट आपके हैं।
तो ये हो जाएगा 540, यानी ये हो जाएगा 360 डिग्री आपका हो गया, 360 डिग्री हो गया। तो इसमें समूह ज्ञान जो बी आपका है, बी के लिए जो केंद्रीय कोण आपका दिया गया है, बी के लिए केंद्रीय कोण है वो 80 डिग्री का आपका है। बी के लिए कितने का है? 80 डिग्री का आपका दिया गया है। तो बी के लिए 80 डिग्री का आपका कोण है। इसके बाद है समूह बी, जो समूह ज्ञान है, बी के लिए जो मत देने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो बी के लिए जो मत देने वाले जो विद्यार्थी अगर उसको निकालते हैं तो 540 गुना 80 बटे 360 आपका हो जाएगा, 360 आपका हो गया। तो अब इसको अगर सोल्व करते हैं तो ये आपका आएगा 120। कितना आया? 120। तो 120 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी ही राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न तालिका में 4 मित्रों के अंग्रेजी और गणित में प्राप्त अंक दर्शाए गए हैं। तो जो उन्होंने प्राप्त अंक किए हैं तो वो दिए गए हैं कि जो योगेश है उसने 72 अंग्रेजी में लिए हैं, 64 गणित में है, मैथ में। जोसेफ के 75 और 68 है, विनीता के 69 और 79 है, देविका 73 और 76 है। तो नीचे दिए गए विकल्प जो है उसमें से आपको सही विकल्प आपको इसमें चुनना होगा। तो इसमें अगर हम इनके जो अंक है तो वो इसमें जोड़ लेते हैं। तो योगेश के कितने? 72 और 64 आपके हो जाएंगे 136। इसी तरह जो जोसेफ है, जोसेफ के हो गए 143 आपके। जो विनीता है, विनीत के टोटल आते हैं 148। इनको हम जोड़ने के बाद तो इसमें जो यह आएगा आपका देविका, देविका के बैठते हैं 149। तो इसमें जो देविका, इसमें जो सबसे ज़्यादा जो नंबर आए वो देविका के आते हैं। तो नीचे जो विकल्प है वो आपको चुना। तो देविका को अंग्रेजी और गणित दोनों को मिलाकर अधिकतम अंक इसमें आपके बैठ रहे हैं। तो देविका के ज़्यादा अंक इसमें आपके हैं। अब क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि जो जोसेफ है उसको अंग्रेजी में अधिकतम लेकिन गणित में न्यूनतम अंक मिले। रॉन्ग। ऑप्शन बी है देविका को अंग्रेजी और गणित दोनों में मिलाकर अधिकतम अंक मिले। बिल्कुल सही। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि गणित में प्रमेयों को सिद्ध किया जा सकता है। तो जो आपका है तो इसमें जो मैथमेटिक्स की जो थ्योरम्स होती है तो थ्योरम्स जो होती है इसमें प्रूव आपका किया जा सकता है। कैसे? तो जैसे प्रयोग के द्वारा, जो प्रयोग होता है एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके द्वारा। रॉन्ग। ऑप्शन बी निगमन द्वारा। तो जो डिडक्शन होता है, निगमन होता है, उसके द्वारा हम सिद्ध कर सकते हैं। तो डिडक्शन के द्वारा आपका सिद्ध हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17 है यांत्रिक गणना एवं रटने पर आधारित आकलन की अपरिष्कृत विधि का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा होगा? तो सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है सहपाठी और शिक्षक शिक्षिका की सहायता एवं परामर्श लेते हुए वर्कशीट में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। रॉन्ग। ऑप्शन बी है गुणन सारणी पहाड़े एवं सूत्रों को याद करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, क्योंकि ये अभिकलन हेतु बुनियादी कौशल के रूप में आवश्यक है। बिल्कुल सही। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से कौन सा वैन हिले के ज्यामितीय चिंतन सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? तो जो ज्यामितीय जो चिंतन होता है, जो वैन हिले आपका है, तो उनकी जो थ्योरी है ज्योमेट्रिक थिंकिंग उसके बारे में इसमें पूछा गया है कि जो सही नहीं है। तो सही कौन सी नहीं है वो आपको बताने। ऑप्शन है स्तर आयु पर निर्भर है। बिल्कुल रॉन्ग। या आपका रॉन्ग होगा, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका राइट होगा। जो सही आपका नहीं है तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा यह कथन गणित में खेलों के उपयोग के लिए सत्य है? तो कौन सा सत्य होगा? ट्रू आपका होगा। तो ट्रू इसमें चुनना है। सबसे पहले आता है ए कि नवीन अवधारणाओं का विकास केवल औपचारिक भाषण द्वारा किया जा सकता है, खेलों द्वारा नहीं। रॉन्ग। ऑप्शन बी है नए विकसित गणितीय कौशलों के अभ्यास के लिए खेलों का प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी खेल आकलन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकते। रॉन्ग। तो इसमें जो बिल्कुल यानी सिर्फ और सिर्फ इसमें बी स्टेटमेंट आपकी सही दी गई है। तो बी स्टेटमेंट कौन से ऑप्शन में आपको दी गई है? तो ऑप्शन नंबर बी में ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी यह आशय निकालने में सक्षम है कि अगर समुच्चय ए में समुच्चय बी की अगर हम तुलना करें, कंपेयर करें, तो इसमें अधिक वस्तुएं हैं और समुच्चय बी में समुच्चय सी की तुलना में अधिक वस्तुएं हैं। तो समुच्चय ए में समुच्चय सी की तुलना में अधिक वस्तुएं होगी। तो निम्नलिखित में से विद्यार्थियों के द्वारा जो मापन यानी जो मेजरमेंट किया जाता है उनके कौन से सिद्धांत या प्रिंसिपल को उपार्जित करने की संभावना दिख रही है? तो कौन सी संभावना इसमें आपको दिख रही है? जो चांसेस आपको दिख रहा है, तो जो संभावना है, पॉसिबिलिटी है, वो क्या आपको दिख रही है? ऑप्शन ए है आनुपातिक चिंतन। रॉन्ग। ऑप्शन बी
क्रम विनियमितता रोंग, ऑप्शन सी है संरक्षण यानी कंजर्वेशन रोंग, ऑप्शन डी है संक्रमता, तो संक्रमिता आपका राइट होगा यानी ट्रांजिटिविटी, तो इसमें जो राइट होगा ट्रांजिटिविटी आपका सही होगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21, प्राथमिक स्तर पर प्रतिमानों के अध्ययन को संवर्धित किया गया है क्योंकि, तो संवर्धित कैसे किया गया है क्यों, तो पहला ऑप्शन आता है ऑप्शन ए प्रतिमान प्रकृति में कलात्मक होते हैं रोंग, ऑप्शन बी प्राथमिक कक्षा में एक अध्यापक के लिए प्रतिमानों को पढ़ाना आसान होता है रोंग, ऑप्शन सी प्रतिमान कई गणितीय अवधारणाओं के आधार का निर्माण करते हैं राइट, ऑप्शन डी प्राथमिक कक्षाओं में पाठ्यक्रम बहुत कम है इसलिए बच्चों को प्रतिमानों को बनाने में व्यस्त रखा जा सकता है रोंग, तो इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा कि जो प्रतिमान है वो कई गणितीय अवधारणाओं के आधार का यानी बेस्ड का निर्माण करता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22, कक्षा फर्स्ट के विद्यार्थियों को, जो कक्षा फर्स्ट में जो स्टूडेंट है उनकी जो संख्या की अवधारणा प्रस्तुत करते हेतु जो श्री अब्दुल्ला ने विभिन्न वस्तुएं सामग्रियां जैसे पेंसिल होती है, गेंदे होते हैं या टॉफियां इत्यादि का उपयोग किया, निम्नलिखित में से कौन सा इस युक्ति का उपयोग करने का सर्वाधिक उपयुक्त कारण है, तो उपयुक्त जो कारण होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए विद्यार्थियों का ध्यान सुपरिचित वस्तुओं की ओर आकर्षित करना रोंग, ऑप्शन बी गणित की कक्षा में कुछ खाली समय बिताना, ये भी रोंग हो जाएगा, ऑप्शन सी है कि संख्याएं जो नंबर्स होती है जो कि एक निराकार संप्रता है के संप्रतीकरण हेतु साकार मूर्त उदाहरण वांछनीय है, बिल्कुल सही, तो ऑप्शन से इसका राइट होगा, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23, संश्लेषित विधि में हम अग्रसर होते हैं, जो संश्लेषित जो विधि होते हैं सिंथेसिस जो मेथड होता है उसमें प्रोसीड करते हैं, तो अग्रसर होते हैं यानी प्रोसीड होते हैं कैसे, ऑप्शन ए ज्ञात से अज्ञात की ओर, बिल्कुल सही, यानी नोन टू अननोन, यानी नोन टू अननोन आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी है अज्ञात से ज्ञात की ओर रोंग, ऑप्शन सी कठिन से सरल की ओर रोंग, ऑप्शन डी उदाहरण से नियम की ओर रोंग, तो इसमें जो वस्तु है उसके जो छोटे छोटे पार्ट में इसको हम कलेक्ट करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, इसके बाद जो राशियाँ होती है उसकी मदद से हम अज्ञात की ओर चलते हैं, तो ये आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर आपका हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी जो NEP 2025 आपकी यह आपका 2005 के अनुसार जो NEP है उस 2005 के अनुसार इसमें पूछा गया है कि जो गणित है जो मैथ आपका है उसकी प्राथमिक स्तर यानी प्राइमरी लेवल की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें डैश जरूर होना चाहिए, तो उसमें क्या जरूर होना चाहिए ये इसमें पूछा गया है, तो जरूरी क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए तकनीकी गणितीय शब्दावली रोंग, ऑप्शन बी गणितीय कहानियां खेल और क्रियाकलाप, बिल्कुल सही, यानी जो मैथमेटिकल जो स्टोरीज होती है जो गेम्स होते हैं और जो एक्टिविटीज, बिल्कुल सही आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी क्वेश्चन 24 का ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि शिक्षा में विभिन्न हितधारकों के लिए मूल्यांकन लाभदायक है, एक हितधारी के रूप में एक शिक्षक के लिए मूल्यांकन मददगार है, क्या है मददगार आपका होगा, तो ऑप्शन ए है पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनाने एवं पाठ्यचर्या के विकास में रोंग, ऑप्शन बी एक विद्यालय का संचालन किस प्रकार किया जाता है यह महत्वपूर्ण सूचना देने में रोंग, ऑप्शन सी सामान्य एवं व्यक्तिगत अधिगम के दौरान, अधिगम जो होता है जो लर्निंग होती है उसके दौरान जो विद्यार्थियों के सामने आई कठिनाइयों की पहचान करने में, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी मूल्यवान एवं गंभीर प्रशासनिक निर्णयों को लेने में रोंग, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो मूल्यांकन होता है जो इवैल्यूएशन आपका है, ऑप्शन सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 कि गणित की कक्षा जो होती है जो मैथ की क्लास है उसमें जो एक बच्चा लिखता है तो बच्चा जो होगा वो क्या लिखता है, तो बच्चा लिखता है कि 4.78 जो बड़ा है किससे 4.9 से, इसी तरह आपका लिखा है सेकंड की 7.26 बड़ा है 7.3 से, तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा इस त्रुटि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रीजन है, कारण आपका है, तो कौन सा कारण आएगा, ऑप्शन ए बच्चा लापरवाह है और कक्षा में सतर्क नहीं है रोंग, ऑप्शन बी बच्चे को अभ्यास के लिए अधिक समान प्रदर्शन देने की आवश्यकता है रोंग, ऑप्शन सी बच्चे ने इस नियम की एक 3 अंकीय संख्या किसी 2 अंकीय संख्या से बड़ी होती है का अति व्यापीकरण कर लिया है राइट, ऑप्शन डी है बच्चे में गणितीय अधिगम अयोग्यता है रोंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
आगे आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के गणित का शिक्षण एवं अधिगम केंद्रित होता है। तो केंद्रित किस पर होना चाहिए? ऑप्शन ए गणितीय शब्दावलियों के अधिगम पर, रोंग। ऑप्शन बी कलन विधियों को कंठस्थ करने पर, रोंग। ऑप्शन सी गतिविधियों के माध्यम से गणितीय पर्यवेक्षणों पर, रोंग। ऑप्शन डी प्रश्नों को हल करने के गहन अभ्यास पर, राइट। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, जो प्रश्न होते हैं उसको हल करने के लिए जो गहन अभ्यास पर, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर जो 27 आपका था 26 का, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी था। नेक्स्ट था 27, इसका जो राइट आंसर था क्वेश्चन 27 का ये था आपका ऑप्शन सी कि जो गतिविधियां होती है उसके माध्यम से गणितीय पर्यवेक्षणों पर, ऑप्शन सी करेक्ट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28 कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है? तो गणित का जो मैथ है उसके बारे में जो नेचर है वो सही आपका नहीं दिया गया है। तो कौन सी स्टेटमेंट है? ऑप्शन ए है यह तार्किक विवेचन पर आधारित है, रोंग। ऑप्शन बी है इसकी अपनी विशिष्ट भाषा और चिन्ह है, रोंग। ऑप्शन सी यह प्रकृति में अमूर्त है, रोंग। ऑप्शन डी अन्य विषयों में इसका अति सीमित अनुप्रयोग है, राइट। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार यह कथन अनुमान एवं सन्निकटन कौशल के विकास में स्कूली गणित एक सार्थक भूमिका निभा सकता है। ऑप्शन ए यह सत्य नहीं है क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें सटीक उत्तरों की आवश्यकता होती है, रोंग। ऑप्शन बी है सत्य है क्योंकि विद्यार्थियों के लिए कई सत्र जो सूत्र होते हैं, जो फॉर्मूले होते हैं या फिर जो कलन विधियों को याद करना कठिन है और वे उत्तरों को सन्निकटन कर सकते हैं, रोंग। ऑप्शन सी सत्य है क्योंकि यह प्रश्न को हल करने में समय की बचत करता है, रोंग। ऑप्शन डी है अब आपका कि सत्य है क्योंकि कई वैज्ञानिक गणितीय और प्रतिदिन की समस्याओं के हल में अनुमान एवं सन्निकटन निहित था, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आता है लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को भिन्न सिखाने के लिए सबसे कम उपयुक्त होगा? तो सबसे कम जो यूज किया जाता है वो कौन सा आपका है? ऑप्शन है भिन्नों के चित्रीय निरूपण का उपयोग, रोंग। ऑप्शन बी परिभाषाओं के उपयोग से भिन्न और प्राकृतिक संख्याओं के बीच अंतर करना, राइट। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। चलिए जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।